हेलो बच्चों। हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? एंड यू आर मीटिंग मी अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अभी हमने कैसे किया? पहले हमने इकोनॉमिक्स का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलने आई हूँ। माय नेम इज तान्या और हम फिर से, जब हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मेरा लेक्चर, आई विल बी गिविंग यू 3 लेक्चर्स। ठीक है, 3 डेज एंड उसका टाइम भी क्या होगा? 3 PM। सो 3 अब आपको भी अच्छे से याद हो गया होगा। तो मैं आपसे मिलूंगी मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, विच इज 3 लेक्चर्स, 3 डेज एंड एट 3 PM। सो आपको ये याद रखना है कि तान्या मैम आपसे वीक में 3 दिन मिलने आएंगी और 3 बजे मिलने आएंगी। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम इको का चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो अगर हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर पॉलिटिकल साइंस। और बच्चों, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने देखा है कि आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है। आई एम रियली इम्प्रेस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत डिफरेंट आंसर्स दिए और कई लोगों के आंसर्स बहुत इनोवेटिव थे। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आपका देख के, आपका जो जज्बा है पढ़ाई को देख के, मुझे भी बहुत मोटिवेटेड फील हुआ और मुझे हुआ कि चलो इन बच्चों को और पढ़ाना है। ठीक है, तो आपका जज्बा मेरा जज्बा मिलके हमारी जो एनर्जी लेवल है एकदम राइज हो गई है और हम वैसे ही, जैसे मैम बताती है आपको, एकदम काम माइंड से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, पॉजिटिव माइंड से पढ़ना है और एकदम कैसे करना है? फ्लाई हाई होना है, बिल्कुल। Alright, so let's start with the first chapter of political science, that is power sharing. So the first chapter of political science is power sharing. ठीक है, अभी जब भी हम पावर शेयरिंग का चैप्टर बुक में खोलते हैं, सभी बच्चे, मैंने देखा है, हम सभी बेल्जियम श्रीलंका करते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ बुक। हमारे बुक में, हमारे टेक्स्ट में बेल्जियम श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन उसको मतलब समझने से पहले ही हम एकदम बेल्जियम श्रीलंका पे पहुंच जाते हैं। नहीं, पहले हम समझेंगे कि चैप्टर में क्या है, पावर शेयरिंग क्या होता है। ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारा पहला चैप्टर 10th में क्यों दिया गया है, पहले ये तो समझ ले। बेल्जियम श्रीलंका कर लेंगे डेफिनेटली, वो तो करेंगी ना, चैप्टर में है तो डेफिनेटली करेंगे, बट बुक खोलते ही बेल्जियम श्रीलंका नहीं करना है हमें। डेफिनेटली करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट, मतलब थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले समझेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें क्यों दिया गया है और पावर शेयरिंग क्या होती है। चलो लेट अस स्टार्ट। ऑलराइट, सो पावर शेयरिंग एग्जाम्पल समझने के लिए और पावर शेयरिंग समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेंगे। ठीक है, बेल्जियम श्रीलंका भी एग्जाम्पल है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। ठीक है, हम और भी थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और पावर शेयरिंग होती क्या है पहले वो समझेंगे। तो इसलिए ताने हमने बहुत ही आपसे रिलेटेबल, बहुत ही मैं भी रिलेट कर पाऊंगी, आप भी रिलेट कर पाओगे, बहुत ही रिलेटेबल आपके लिए एक एग्जाम्पल पेश किया है। तो लेट्स सी कि कौन सा एग्जाम्पल पेश किया है। सो फर्स्ट इज, क्या पिक्चर दिख रही है? दिस इज अ स्कूल। तो स्कूल, अगर हम सिर्फ स्कूल को लें, प्रॉपर जब हमारा स्कूल होता है, अभी तो हम नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, बट कभी ना कभी तो जाते थे और कभी ना, ऑफ कोर्स हमारी होप्स अच्छी होनी चाहिए, हम डेफिनेटली स्कूल जाएंगे। तो जब हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल की एक पावर को देखते हैं, एक अथॉरिटी देखते हैं। स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल के अंदर ऑफ कोर्स एक पावर होती है। ठीक है, अब वो स्कूल की पावर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ स्कूल में एक ही बंदे के पास सारी पावर है, नो। तो उसके अंदर जो पावर होती है, ऑफ कोर्स दैट इज डिवाइडेड, दैट इज शेयर्ड, एंड उस शेयरिंग को हम बोलते हैं द पावर इज शेयर्ड। ठीक है, अब लेट अस कम टू द एग्जांपल। ऑलराइट, सो दिस इज अ स्कूल। इसको हम एक होल बॉडी मान लेंगे, मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मान लेंगे। फर्स्ट इज आवर पावर इज डिवाइडेड। फर्स्ट ये कौन है? हमारे प्रिंसिपल। सो पर ऑफ कोर्स हमारे प्रिंसिपल के पास कितनी पावर्स होती हैं, राइट? उसके बाद द पावर इज शेयर्ड। अब ये जो स्कूल के अंदर पावर शेयर कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल जो पावर होती है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होती है। ठीक है, डिफरेंट पावर्स होती है। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल की पावर अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर अलग है। उसके बाद आती है हमारी डियर टीचर्स। ऑफ कोर्स हर एक टीचर के पास अलग अलग पावर होती है।
है। टीचर्स के पास भी पावर्स होती है एंड दे आर सब्जेक्ट टीचर्स, टीचर्स के अंदर भी हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर्स होती हैं, तो उनके पास भी पावर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारे स्कूल के क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी क्लास के मॉनिटर्स, उनके पास भी ऑफ कोर्स पावर होती है। तो ये एग्जाम्पल आपको ये शो करने के लिए है कि अगर हमें एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या एक होल बॉडी चलानी है, उसके लिए हम उसमें ऑफ कोर्स एक बंदा काम करेगा। पहले देखें तो अगर एक बंदा काम करेगा इसके अंदर, स्कूल इज अथॉरिटी, तो सारा बर्डन एक के ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं उसको शेयरिंग, मतलब पावर्स होती है उसको डिवाइड कर देते हैं और पावर को शेयर कर देते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, अमंग डिफरेंट लेवल्स। अगर हम ऐसे पावर शेयर कर देंगे तो स्कूल है, अब स्कूल के अंदर देखा आपने कितने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट से बताना, क्योंकि मेरे को पता है कि आप कमेंट से बहुत अच्छा अलग से एग्जांपल्स देते हो, आई हैव सीन दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ इस एग्जांपल से कि स्कूल एक जो होल बॉडी है उसको अच्छे से चलाने के लिए देयर आर डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, देन टीचर्स के नीचे सब्जेक्ट टीचर्स होती है, एंड देन देयर आर मॉनिटर्स, हमारे क्लास के मॉनिटर्स, सबके पास कुछ ना कुछ पावर होती है। इसी पावर से क्या होता है, हमारा जो स्कूल है वो अच्छे से रन कर पाता है और हर किसी का जो एक इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो अच्छे से निभ पाती है। और क्या होता है कि जो हम एज स्टूडेंट्स हमें भी अच्छा लगता है कि वाओ सारी पावर्स अलग अलग है। अगर हमें किसी प्रॉब्लम है हम टीचर्स के पास जाते हैं, हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इनके पास जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, एक तो पावर शेयर हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, और ऊपर से क्या होता है कि जो बर्डन होता है वो भी शेयर हो जाता है। तो एक बंदा ही सारे काम नहीं करता, द पावर गेट्स डिवाइडेड एंड पावर गेट्स शेयर्ड, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आई होप समझ आ गया होगा एंड बहुत ही ईजी लग रहा है कि वाओ पावर जो है वो शेयर हो रही है, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग, ठीक है। इतना समझ आ गया। दिस इज द जिस्ट ऑफ आवर चैप्टर। पावर शेयरिंग का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग का क्या रिलेशन है, हमने डेमोक्रेसी के बारे में क्लास 9th में पढ़ा, ठीक है। डेमोक्रेसी को हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम लिंक करेंगे कि डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग लिंक्ड क्यों है, मतलब इनका क्या रिलेशन आपस में। ऑलराइट, तो हमने जब क्लास 9th में पढ़ा डेमोक्रेसी क्या है, एक ही लाइन में मैम समझाएंगे आपको। जो पीपल होता है, वी आर द पीपल ऑफ द स्टेट, और हम क्या करते हैं, वी कैन इलेक्ट आवर रूलर्स, हमारे पास एक हक होता है जिससे हम अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर पीपल, जो पॉपुलेशन होती है, दैट कैन इलेक्ट आवर रूलर्स, ठीक है। हम अपने रूलर्स को कलेक्टिवली इलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे जो गवर्नमेंट होती है हम उसको इलेक्ट कर सकते हैं। तो मैम ने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो हमारे पास एक पावर होती है, मतलब जो पब्लिक होती है, हम अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग का क्या रिलेशन है। डेमोक्रेसी तो मतलब ये मोटा मोटा हमने ये समझ लिया कि पीपल कैन इलेक्ट देयर रूलर्स, जो उनको लगता है कि उनके लिए सही है उस रूलर को इलेक्ट कर लेते हैं। अब जो रूलर इलेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन गेट्स इलेक्टेड, ठीक है, हमने एक रूलर किया, वो इलेक्ट हो गया, दैट रूलर, अब हम एक ही रूलर को सारी पावर्स दे दे या एक ही गवर्नमेंट को सारी पावर्स दे दे तो वो नहीं संभाल पाएंगे, राइट। तो अगर दैट गवर्नमेंट इज डिवाइडिंग और शेयरिंग their power with the other organs of government, that is called as power sharing. तो डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग ऐसे ही लिंक्ड है, और डेमोक्रेसी की मेन जो स्पिरिट कहते हैं वो होती है पावर शेयरिंग। मतलब कि अगर देखो बहुत सारे बंदों ने इलेक्ट करके, वोट करके, ये हमें क्लास 9th में पढ़ा है कि ना हम इलेक्ट करते हैं, हम हर इंसान के पास एक वोट होता है, अडल्ट मेंबर के पास एक वोट होता है, उससे अगर हम अपने रूलर्स को, अपने जो रिप्रेजेंट हम चाहते जो हमें रिप्रेजेंट करे उसको चूज करते हैं और वो बन जाते हैं लीडर्स, उन लीडर्स को जो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं वो अब गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर कर सकती है, ताकि जो बाकी सब लोग हैं उनके इंटरेस्ट बने रहें और उनका जो कहते हैं कि अच्छे से देखभाल भी हो सके, और उनकी जो कम्युनिटीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, जो अदर चीजें होती हैं, बाकी सारी चीजें तो वो मेंटेन हो सके, राइट। तो इसीलिए डेमोक्रेसी इज कनेक्टेड टू पावर शेयरिंग।
छोटा सा एग्जाम्पल था जस्ट ड्राइंग के थ्रू। एंड ये होते हैं पावर शेयरिंग, ये अपनी पावर्स दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर कर देते हैं सो दैट हमारी जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो मेंटेन हो पाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लिखूंगी इसके बारे में। डेमोक्रेसी इज वेयर पीपल elect their rulers, ठीक है, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। कैसे हमारे पास पावर होती है ना, वी कैन वोट करके हमारे पास सबके पास वोट होता है, हम वोट करके अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। एंड रूलर्स आफ्टर दैट, रूलर्स कह लो या फिर गवर्नमेंट कह लो, और वी कैन से अगर हम बड़े कॉन्सेप्ट में थे, द गवर्नमेंट कैन शेयर, यहाँ पे क्या हो रही है, शेयर इट्स पावर, जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर को शेयर करती है, शेयर्स पावर amongst different organs। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर वो पावर शेयर कर देते हैं सो दैट कि जो सब पब्लिक की इंटरेस्ट हैं, लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट हैं, कम्युनिटीज के इंटरेस्ट हैं, वो सब मेंटेन हो सके और बहुत अच्छे से पीसफुली सब कुछ जो होल नेशन है, जो कंट्री है, वो रन हो सके। सो दिस इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कनेक्टेड टू पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग हमने समझा। पावर शेयरिंग क्या होती है, जब हम एक जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपनी पावर को शेयर करती है ताकि जो एक के ऊपर बर्डन ना आ सके और सब आपस में जो पब्लिक है वो आपस में अच्छे से मेंटेन पीसफुली रह सके। ठीक है, ये हमने जिस समझा पावर शेयरिंग का। फिर हमने कहा डेमोक्रेसी से क्यों कनेक्टेड है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का मेन स्पिरिट माना जाता है इस पावर शेयरिंग, क्योंकि मेन तो पब्लिक है ना, पब्लिक हम लोगों के इंटरेस्ट रखें और हम लोगों का पीस मेंटेन हो सके, तो इसलिए पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बंदा या एक गवर्नमेंट सारी चीजें नहीं संभाल सकती, राइट। तो इसलिए पावर शेयरिंग की जाती है कि सारी जो पॉपुलेशन है उनके इंटरेस्ट मेंटेन हो पाए या उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। मेजर इज पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के ऊपर ध्यान दिया जा सके, इसलिए ही पावर शेयर होती है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम आएंगे एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब हमने जब समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्या होती है, अब हम बेल्जियम का एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे श्रीलंका का एग्जाम्पल, ताकि हमें पता लग सके कि जो हमने पावर शेयरिंग पढ़ी है क्या वो इनसे कनेक्ट हो रही है या हम इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम। नाउ बेल्जियम क्या है, बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप। यूरोप के अंदर एक स्मॉल सी कंट्री है। अब बुक में इसको हरियाणा से कंपेयर किया गया, दैट इज ऐसे ही कंपेयर किया गया जस्ट बिकॉज कि इसकी एरिया देख के। ठीक है, अब देखो अगर हम मैप देखते हैं बेल्जियम का, सो व्हाट इज दिस, आपको लग रहा है ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये छोटा सा पार्ट अलग है, राइट। तो अब इसको समझते हैं इनकी कॉम्पोजिशन कैसी है। अब बुक में एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज एथनिक। एथनिक से हम क्या समझते हैं, एथनिक का मतलब वो नहीं होता कि मतलब एथनिक थीम रखनी है, या एथनिक का मतलब होता है कि हमें इंडियन क्लोथ्स पहने, दैट इज नॉट एथनिक। एथनिक थीम है या एथनिक ड्रेस पहननी है, ठीक है, वो तो हमने डिनोट कर दिया। बट एथनिक का मतलब ये होता है कि हम एक पीपल या हम एक ग्रुप हैं, हम एक कम्युनिटी है जिनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, हमारा कल्चर सेम है। जरूरी नहीं है कि हमारा रिलीजन सेम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा कल्चर सेम है। ठीक है, हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे शायद हमारी लिंग्विस्टिक, शायद हमारी भाषा भी सेम हो, तो दैट इज कॉल्ड एथनिक। तो इसको बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन या एथनिक कम्युनिटी। एथनिक कम्युनिटी वो होती है जहाँ पे देयर इज अ शेयर्ड कल्चर, विच मीन्स शेयर्ड कल्चर। शेयर्ड कल्चर, ठीक है, ये होता है हमारा मतलब एथनिक का। एथनिक का मतलब ये नहीं होता कि हमें सूट पहन के किसी फेस्टिवल पे पिक्चर्स क्लिक करानी है, ठीक है, वो मतलब नहीं होता एथनिक का। एथनिक ड्रेस पहननी है या फिर हमें एथनिक थीम रखनी है। एथनिक का मतलब होता है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़े इसको, या अगर हम हिस्ट्री में भी पढ़े, या अगर हम SST के किसी भी सब्जेक्ट में पढ़े, एथनिक मीन्स शेयर्ड कल्चर, जहाँ पे शेयर्ड कल्चर की एक कम्युनिटी बनती है और उस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है हर एक इंसान।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसकी नेशनैलिटी होनी चाहिए सेम, जरूरी नहीं है कि मतलब उसका रिलीजन भी सेम होना चाहिए, जस्ट एक सेम कल्चर को बंदे बिलोंग कर रहे हैं या एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एथनिक। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन, मैं बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन समझाने वाली हूं आपको, तो उसका मतलब ये होगा कि एथनिक जहां पे शेयर्ड कल्चर, जहां पे कल्चर का सेम है बिल्कुल, उसको समझा रही है मैम। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अगर वही मैम ने बोला कि यहाँ पे दो कलर्स के अलग अलग पार्ट को डिवाइड किया गया बेल्जियम को, एंड देन देयर इज अ स्मॉल पार्ट आल्सो। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट। दिस पार्ट इन बेल्जियम represents 59% ऑफ पीपल। ठीक है, 59% ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं, और ये जो 59 पीपल रहते हैं यहाँ पे, ये है डच स्पीकिंग पीपल है। और ये कौन सा रीजन है, इसको बोलेंगे फ्लेमिश रीजन है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब 59% पीपल रहते हैं जो डच भाषा बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल। ठीक है, डच स्पीकिंग पीपल यहाँ पे एक तरह से ज्यादा है। नेक्स्ट आता है ये पिंक वाला पार्ट। ठीक है, अब पिंक वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इसमें आपको इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसको भी मैम ने इसको हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, दिस इज, ये जो पिंक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड वलोनियल रीजन, वलोन रीजन। एंड यहां पे रहते हैं 40% ऑफ पीपल। ठीक है, 40% ऑफ पीपल रहते हैं। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है, यहाँ पे बोली जा रही है फ्रेंच एक भाषा है जो यहाँ पे बोली जा रही है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, मेरी दो चीजें समझिए। दिस इज 59% पॉपुलेशन, जो ये मस्टर्ड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे डच स्पीकिंग मतलब डच भाषा बोली जा रही है। नेक्स्ट इज 40% ऑफ पॉपुलेशन जहां पे फ्रेंच भाषा बोली जा रही है। उसके अलावा एक और छोटा सा रीजन है, ये वाला रीजन, ये जो मैम अभी दिखाएंगी, ये सिर्फ क्या है, 1%। ठीक है, अब ये 1% जो है यहां पे बोली जा रही है जर्मन भाषा। ठीक है, एक सिर्फ इतना पार्ट है जहां पे जर्मन, ओके, यहां पे जर्मन बोली जा रही है। ओके, दिस परसेंट यहां पे बोली जा रही है जर्मन भाषा, दैट इज जर्मन स्पीकिंग पीपल। अब आप देखें कि पूरा अगर हम मैप देखें बेल्जियम का, दिस इज जर्मन एक कंट्री, बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की। ठीक है, जिसके अंदर 59% पीपल बोल रहे हैं डच, 40% पीपल बोल रहे हैं फ्रेंच, और 1% सिर्फ बोल रहे हैं जर्मन। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से हैं इसके अंदर है डच स्पीकिंग पीपल। इसके अलावा देयर इज अ स्मॉल कैपिटल जिसको बोलते हैं ब्रसल्स। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ब्रूसल्स, हम इसको ब्रसल्स बोलेंगे ना। अगर हम ब्रसल्स देखें, जो पूरा हमने कंट्री को देख लिया, अब हम सिर्फ कैपिटल का देखते हैं। अब कैपिटल के अंदर क्या हो रहा है, उल्टा। यहां पर अगर हम देखें कि डच स्पीकिंग ज्यादा है, ठीक है, डच स्पीकिंग ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 80% ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग फ्रेंच। ठीक है, उल्टा हो गया। और 20% पीपल बोल रहे हैं डच। पूरा ही पूरा रेसिप्रोकल हो गया, विच मीन्स पूरा का पूरा क्या हो गया, उल्टा हिसाब किताब हो गया। पूरी कंट्री के अंदर डच वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, डच स्पीकिंग लोग, डी मतलब डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा हैं, और फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, वो कम है। और 1% तो जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, इसको हम अभी कंसिडर नहीं करते कुछ टाइम बीइंग के लिए। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ ये कंट्री का देखें, लेकिन अगर हम ब्रसल्स का देखें, ब्रसल्स के अंदर डच स्पीकिंग पीपल कम है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो गया, पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो ये है एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम की। बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप। तो ये मोटा मोटा हमने ये बेल्जियम से समझा। अब जब हम इतना समझ गए हैं, इससे क्या होता है,
अब हमने कॉम्पोजिशन समझ ली, अब हम ये समझेंगे कि डच लोगों ने, डच की गवर्नमेंट ने इसको कैसे अरेंज किया। ऐसी कॉम्पोजिशन है उनकी, मतलब आधे आधे ऑलमोस्ट बटे हुए हैं, प्लस ब्रसल्स के अंदर जो कैपिटल है उसके अंदर भी इन्होंने अलग सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि पूरे देश में अलग है और ब्रसल्स में अलग है। तो कैसे इन्होंने मैनेज किया होगा, लेट्स सी कि इन्होंने मैनेज कैसे किया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इसको कैसे मैनेज किया। So now between 1970 and 1993 इन सालों के बीच में क्या किया इन्होंने, अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला। ऑफ कोर्स इतना कॉम्प्लेक्स इनका हिसाब किताब था, तो दे amended their constitutions 4 times, amended their constitution, दिस इज टी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स को अमेंड किया, मतलब 4 बार बदला, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद ये क्या नतीजे पे आए, फर्स्ट इन्होंने ये देखा कि नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इज इक्वल टू डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या किया, जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो मेजर अथॉरिटीज कहते हैं ना पावर की, हाँ, तो उसमें इन्होंने क्या किया, उन लोगों को मिनिस्टर्स को इक्वल रखा। ऐसा नहीं कि मिनिस्टर्स फ्रेंच ज्यादा हैं या डच कम है। जब इन्होंने देखा कि इतनी मतलब इतना डिफरेंस है, तो इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा कि मतलब फ्रेंच अगर उतने हैं तो डच भी उतने होंगे। तो इससे क्या हुआ, जब इक्वालिटी आ गई तो किसी को कोई वो ही नहीं था कि मतलब कोई लड़ाई या कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी साधन नहीं था। जब इन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने पूरा हक दिया, अगर फ्रेंच ज्यादा है तो डच भी ज्यादा होंगे, अगर फ्रेंच कम है तो डच भी कम होंगे। तो मतलब कोई यूनिलैटरल, मतलब कोई एक कम्युनिटी का कोई भी हक नहीं था, विच मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। और कितना सही है कि इक्वालिटी मिल रही है, डच भी उतने हैं, फ्रेंच भी उतने हैं, मिनिस्टर्स अगर डच ये बोल रहे हैं इतना, तो पूरा जो फ्रेंच मिनिस्टर्स है उनका भी इक्वल से है। सो विच इज इक्वालिटी, बहुत अच्छा पॉइंट था कि इक्वल रखा इन्होंने। और यूनिलैटरल गवर्नमेंट नहीं थी, यूनिलैटरल सोच नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी एक कम्युनिटी अपना हक नहीं करेगी, जो भी होगा इक्वली होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉजिटिव सा लग रहा है, राइट। नेक्स्ट इज मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी उन्होंने पावर शेयरिंग की, कहाँ दे दी, उन्होंने दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब एक के पास भी ज्यादा बर्डन नहीं है, तो द पावर गेट्स शेयर्ड, विच इज ऑल्सो अ नाइस थिंग कि अगर इतने ज्यादा लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, विच मीन्स इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर किया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। नेक्स्ट वॉज ब्रसल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट। अब ब्रसल्स जो हम ये देखते हैं छोटा सा पार्ट ब्रसल्स, ठीक है, जो कैपिटल था, इसकी इन्होंने अलग गवर्नमेंट बनाई। आप ऐसा सोच लो कि दिल्ली कैपिटल है ना इंडिया की, तो दिल्ली की अलग अलग गवर्नमेंट है, तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा सोचने में, बट बेल्जियम में था तो उन्होंने ब्रसल्स को एक अलग गवर्नमेंट दी, ठीक है। और ऊपर से उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं कि वहां पे अगर 80% उल्टा था, फ्रेंच था और 20% डच थे, तब भी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया कि वहां पे भी डच स्पीकिंग पीपल जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं, प्लस जो फ्रेंच स्पीकिंग उनकी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये और भी अच्छा हो गया, पूरी कंट्री में तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके अलावा ब्रसल्स जो कैपिटल है उसमें भी दिया। ये भी एक अच्छा साइन है, विच इज वेरी नाइस साइन ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अलावा इन्होंने एक और थर्ड टाइप ऑफ बनाया, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। एक और लेवल का इन्होंने एक सोचा, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक टाइप की इन्होंने गवर्नमेंट सोची जिसके अंदर जो जैसे कि इंटरेस्ट होते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलेटेड टू अदर लिंग्विस्टिक थिंग्स, जो रिलेटेड टू इवन कल्चरल जो होते हैं, इंटरेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी बनाई जो उसकी देखभाल करेगी। ये भी एक तरह से इन्होंने अपनी पावर शेयर की और गवर्नमेंट बनाई, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट था। सो अब इसके अंदर क्या था, ये वाली जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, ख्याल रखती है लोगों के इंटरेस्ट का। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट। अब ब्रसल्स ने और ये जो क्या कहते हैं बेल्जियम ने अपना अरेंजमेंट इतना अच्छा किया, बहुत ही पॉजिटिव। अगर हम ब्रसल्स का अरेंजमेंट देखें और जो पूरी कंट्री का देखें, बहुत ही पॉजिटिव सा लग रहा है ना। इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया। और इनका जो
कहते हैं जो अरेंजमेंट है इसको एक और वर्ड से बोला जाता है इनोवेटिव, मतलब ऐसा अरेंजमेंट कभी भी नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनोवेटिव। इनका जो अरेंजमेंट है बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव था और बहुत सारे इनको जो इन्होंने अरेंजमेंट किया इनको सराहाया गया। अब जब यूरोपियन यूनियन बनी थी, ठीक है, तब भी ब्रसल्स को जो कैपिटल है उसको हेडक्वार्टर्स चुने गए, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से अरेंज किया, इतनी अगर डिस्पैरिटी थी, इतनी अलग अलग लोगों के देश के मतलब देश के अंदर भाषा के लोग थे, तब भी इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया ताकि पूरे देश की यूनिटी बने रहे और पूरा देश मतलब पीसफुल रह सके। तो दैट इज हेडक्वार्टर, तभी इन हेडक्वार्टर्स में यूरोपियन यूनियन दैट इज EU, यूरोपियन यूनियन के अंदर ब्रसल्स was chosen as the headquarters चूज किया गया था क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया था अपने आप को, ठीक है। तो बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को, इन जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव था। मतलब इन्होंने जो ऑफ कोर्स ये एक डेमोक्रेसी थी, बेल्जियम एक डेमोक्रेसी फॉलो करता है और इन्होंने पावर शेयरिंग को भी बखूबी से निभाया। बहुत कहते हैं ना थम्स अप वाला था, बहुत अच्छा चल रहा था, परफेक्टली फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने एग्जाम्पल श्रीलंका पे। अब हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें। अगर हम श्रीलंका का ओवरऑल मैप देखें तो आपको यही लग रहा होगा कि येलो पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है और ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये थोड़ा सा कम लग रहा है, राइट। हाँ, ये थोड़ा सा कम लग रहा है और ऐसे ही है इनका जो आप देखोगे मेजॉरिटी। अब क्या था, ऑफ कोर्स श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका को क्या बोलेंगे, आइलैंड नेशन। श्रीलंका वॉज एन आइलैंड नेशन। ओके, श्रीलंका जो हमारा वो आइलैंड नेशन है और इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, वही एथनिक कॉम्पोजिशन। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, शेयर्ड कल्चर, जहाँ पे पूरी एक कल्चर शेयर किया जा रहा है। मे बी इट कैन बी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस या फिजिकल ट्रेट्स भी हो सकता है। तो कल्चर सेम सेम हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग सेम कल्चर को फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड आवर एथनिक कॉम्पोजिशन। तो अगर हम देखें दिस इज 74 जो येलो पार्ट है, ठीक है, वो है 74%। तो 74% कौन से हैं, 74% हम यहाँ पे भी देखा, आपके बुक में भी लिखा है सिन्हलीज है, सिन्हलीज। और सिन्हलीज इतने ज्यादा हैं, मतलब इनकी जो अगर हम अरेंजमेंट देखें उसको भी यही बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब इतनी मेजॉरिटी थी इनकी, इतनी मेजॉरिटी कि जो गवर्नमेंट, ये 1948 में इंडिपेंडेंट हो गए थे, उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी उनके ऊपर भी एक प्रभाव था सिन्हलीज का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में थे, ठीक है। अब आते हैं ये इस वाले पार्ट पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अगर हम मैप में देखें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को अगर हम डिनोट करें, दैट इज जो ऑरेंज पार्ट है दैट इज ऑल तमिल्स। यहाँ पे तमिल्स रहते हैं, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स, बिकॉज ये श्रीलंका के तमिल्स हैं, ठीक है। तो श्रीलंका के तमिल्स भी 18% थे, हम बोलेंगे श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो भी आपस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। अब 2 पार्ट्स में कौन से डिवाइडेड थे, श्रीलंकन तमिल्स भी एक जो मतलब जो एक नेटिव थे, जो वहीं पर ही यहाँ श्रीलंका में ही बॉर्न हुए, उनके दादा परदादा भी यहीं थे, तो उनको बोलेंगे नेटिव तमिल्स, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड वर इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स कौन थे, जो पार्टीशन के टाइम पे, या पार्टीशन के टाइम पे कह सकते हैं, या फिर जब 1948 के टाइम पे वो बाहर से आए थे, मतलब इंडिया से आए थे, और क्या करने आए थे, खेती बाड़ी करने आए थे, क्रॉप्स के, मतलब कुछ काम से रिलेटेड भी आए थे, कुछ ऐसे भी आ गए थे एज रेफ्यूजीज, तो उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स।
ओके परफेक्ट, ठीक है, यहाँ समझ आया। तो श्रीलंका को कैसे डिवाइड किया गया था, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थी, 74% सिनहलीज थी जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थी और जो गवर्नमेंट पर भी एक तरह से हावी थी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कौन थे, नॉर्थ ईस्टर्न अगर पार्ट हम देखें श्रीलंका का तो वहां पे क्या था, श्रीलंकन तमिल्स, और जो तमिल्स थे उनको बोला जाता है क्योंकि वो श्रीलंका के थे तो श्रीलंकन तमिल्स, उसको उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वाज नेटिव तमिल्स जो वहां पे ही बड़े हुए थे या वहां पे ही पैदा हुए थे, एंड अदर ऑन द अदर हैंड वाज इंडियन तमिल्स जो इंडिया से आए थे। इसके अलावा 7% एक जो उनका और कॉम्पोजिशन है दैट इज क्रिश्चियन, और वो बेसिकली क्या था, अलग अलग मतलब कम्युनिटीज के बीच में 7% अगर हम देखें वो क्रिश्चियन भी थे बीच में और अदर पॉपुलेशन थी, बट उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करें क्योंकि इसमें हमें मेजोरिटी दिखानी है कि मेजोरिटी का क्या इफेक्ट था प्रॉपर पूरे कंट्री पे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इनका रिलीजन, तो इनका रिलीजन भी सिन्हलीज थे, मोस्ट ऑफ द सिन्हलीज वर बुद्धिस्ट, ओके, मोस्ट ऑफ द सिन्हलीज, इनका रिलीजन देखें तो ये कौन क्या थे, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट। एंड ऑन द अदर हैंड ये इनका क्या रिलीजन था तमिल्स का, दे वर हिंदूज ऑल्सो, दे वर मुस्लिम्स ऑल्सो, दे वर मिक्स्ड, मतलब मिक्स था, हिंदूज भी थे एंड मुस्लिम्स भी थे। हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ऑलराइट, ठीक है। तो ये थी इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन। अब इस एथनिक कॉम्पोजिशन को देखते हैं कि इन्होंने कैसे अपने आप को, अपनी कंट्री को मैनेज किया या पूरी कंट्री को कैसे इन्होंने अपने आप को अरेंज किया, ठीक है। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, एकदम उनका पॉजिटिव सा लग रहा था, हर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज की थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था कि ब्रसल्स का उन्होंने अलग गवर्नमेंट बनाया था और पूरे अलग अलग चीजें बनाई थी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी इट वॉज पॉजिटिव, बहुत अच्छे से मैनेज किया था। लेट्स सी कि श्रीलंकन एथनिक कॉम्पोजिशन थी, क्या वो अच्छे से मैनेज हो पाई, लेट्स सी। ऑलराइट, तो क्या हुआ था, ऑफ कोर्स 1948 श्रीलंका इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, मेजॉरिटी जो थी सारी सिन्हलीज की थी, मतलब जैसे कि मैम ने दिखाया यहाँ पे जो येलो पार्ट था सारा सिन्हलीज का था और बहुत ज्यादा इनकी मेजॉरिटी थी, और इतनी मेजॉरिटी थी कि ये तमिल्स को सबऑर्डिनेट करते थे, तमिल्स के ऊपर मतलब एक तरह से हावी हो गए थे बहुत ज्यादा। तमिल्स छोटे से पार्ट में रहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो ऑरेंज पार्ट था, तो उसमें सब में हर चीज को लेके जो सिन्हलीज थे उनको क्या करते थे, डोमिनेट। एंड इन्होंने अडॉप्ट किया था मेजर दैट वाज मजॉरिटेरियन, मतलब मजॉरिटी गवर्नमेंट। मजॉरिटेरियनिज्म क्या है, मजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जब मेजॉरिटी का इतना बोलबाला होता है कि जो माइनॉरिटी होती है या तो वो एलियनेट हो जाती है, मतलब या तो उसको सबऑर्डिनेट छोटा माना जाता है और उसका कोई भी मतलब हक मानते नहीं है। सारा का सारा एकदम मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी है वही जो बोलेगी वही पत्थर की लकीर होगी, ठीक है, वैसा वाला हिसाब किताब। तो इसलिए इनको जो श्रीलंका में है इसलिए बोलते हैं मजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। तो मजॉरिटेरियन मेजर चूज किया था और सिन्हला जो हमारी सुप्रीमेसी थी उसको एकदम इन्होंने मतलब पॉइंट पे रखा था कि मतलब सिन्हलीज ही है जो सिन्हला है, इनकी गवर्नमेंट जो सिन्हलीज ये भाषा भी बोल रहे हैं, इनका ही बोलबाला है। उसके बावजूद भी 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसके लिए इन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है वो भी इन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज कर दी थी एज सिन्हला। अपनी जो लैंग्वेज है वो भी एकदम इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली कि हम तो सिन्हला और पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कर ली। सो मतलब हर जगह से अगर हम देखें तो तमिल्स को सबऑर्डिनेट किया गया था, तमिल्स को नीचा दिखाया गया था कि तुम्हारी लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेजॉरिटी के हैं, हम एकदम सुपर मतलब हम एकदम डोमिनेट करेंगे, तो हम एकदम प्रॉपर डेवलप्ड हैं कि हम ज्यादा वो हैं, एक हमारी चौड़ अलग है। तो इस वे में उनको क्या किया था, सिन्हला को उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की थी। अब ऑफ कोर्स इतना सारा अगर तुम देखोगे, इतना डोमिनेट किया गया उनको और इतना सबऑर्डिनेट किया गया, तो तमिल्स के अंदर भी एक रेज पैदा होने लगी थी। हर जगह से वो एलियनेट फील कर रहे थे, हर जगह से वो क्या फील कर रहे थे कि हमें मतलब नीचा दिखाया जा रहा है। बीट लैंग्वेज भी में नीचा दिखाया गया, तुमने अपनी सिन्हला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी पूरी कंट्री की, हमारी लैंग्वेज की कोई कोई इज्जत नहीं है। प्लस
अगर तुम एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो सिन्हला जो थे, सिन्हलीज जो पीपल थे, इनको भी ज्यादा अब वो किया गया था, पुश किया गया था कि अगर तुम जॉब सेक्टर में जाओ, एजुकेशन सेक्टर में जाओ, तो इनका मतलब प्रॉपर जो कहते हैं ना कि इनका ही बोलबाला था, और किसी और तो है ही नहीं, सिन्हलीज ही है भाई, छाए हुए हैं पूरी पूरी कंट्री में छाए हुए हैं। बट ऑन द अदर हैंड तमिल्स को ऐसा लगा था कि हम तो भाई है ही नहीं, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद ऑफ कोर्स लेड टू एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स को बहुत ज्यादा वो किया गया था कि मतलब तुम तो हो ही नहीं इस कंट्री, बिल्कुल माइनॉरिटी थी एक तो जो मेजॉरिटी थी सिन्हलीज जो थी, प्रॉपर उनके ऊपर एक तरह से डोमिनेट और प्रॉपर हुक्म जमा के बैठे थे। फिर क्या हुआ, तमिल्स को भी एकदम से रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ऐसा करते हैं हम भी कुछ प्रोटेस्ट करते हैं या हम भी कुछ स्ट्रगल्स करते हैं अपने लिए, और हम अपनी तमिल को भी ऐसा करेंगे, या तो अपनी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स उनके अंदर से एक इच्छा जागी, प्लस वो चाहते थे कि तमिल एलम मतलब हम अपनी, फिर अगर हमें तुम इतना ही वो कर रहे हो सबऑर्डिनेट को, तो हम अपनी एक कंट्री बना, हम अपना ही एक स्टेट बना लेते, तमिल स्टेट, तमिल एलम बना लेते, अलग बनाते। लेकिन हर चीज में ऑफ कोर्स क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वहां पे सिन्हलीज के हाथ में थी, तो सारी चीजें उनकी डिनाई की, बार 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 उनकी चीजों को डिनाई किया गया। तो वो चाहते थे कि अपनी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल कर दे। ऑफ कोर्स क्यों नहीं चाहेंगे वो, ठीक है, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल करना चाहते थे वो, प्लस एक तमिल एलम बनाना चाहते थे। हर चीज में तमिल एलम मतलब एक अपनी अलग सी स्टेट, हर चीज को क्या किया गया, रिपीटेडली डिनाइड, एवरीथिंग वाज रिपीटेडली डिनाइड, हर चीज को मतलब डिनाई किया गया कि नहीं भाई हम तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं मान रहे, हम तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं कर रहे, तुम माइनॉरिटी और तुम माइनॉरिटी बन के रहोगे, हम सुप्रीम है, मतलब सिन्हलीज कह रहे हैं हम सुप्रीम है और हम ही तुम्हें डोमिनेट करते रहेंगे। इस जो टेंशन देख के ये जो प्रॉपर रिलेशन था तमिल्स और श्रीलंका का इतना मतलब इंटेंस हो गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब ये था कि अब ये चीज एक तरह से पूरी लड़ाई, पूरा जो इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, कॉन्फ्लिक्ट था, तो अब ये था कि ये प्रॉपर अब लड़ाई में बदलेगी, और यही हुआ। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इतना डिस्ट्रेस और इतना रिपीटली डिनाई किया गया तमिल्स को, हर चीज में उनकी हर एक इच्छा को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, नहीं हम तुम्हारे नहीं करेंगे। आफ्टर सम टाइम आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, जो तमिल से वो आउटरेज हो गए और देयर वाज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट एंड इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर हुआ था प्रॉपर। एंड ये जो सिविल वॉर हुआ था इसके अंदर क्या हुआ था, ऑफ कोर्स जो वॉर होता है, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं मानी जाती हो, यहाँ पे इस केस में क्या था कि जो सिन्हलीज था प्रॉपर डोमिनेट किया हुआ, एकदम मतलब नीचे एज अ डोर मैट की तरह ट्रीट किया हुआ है उनको, हर चीज में, बीट एजुकेशन, बीट जॉब, उनकी लैंग्वेज, हर चीज में उनका कोई एक्सेस नहीं, हर चीज में उनका एक्सेस डिनाई किया हुआ है। तो अब जब तमिल से उनका कि अब हमारा तो हक बनता है ना इस चीज में, तो जब वो लड़ाई जब शुरू हुई, दैट इज सिविल वॉर, बहुत सारे पीपल वो किल्ड। अब ऑफ कोर्स वॉर हो रहा है तो लोग मरेंगे, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल वर किल्ड, लोग मरे थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी ये वाला छोड़ के, श्रीलंका छोड़ के कहीं बाहर चले गए एज रिफ्यूजीज। तो पीपल वर डिस्प्लेस्ड, पीपल खुद अपनी इच्छा से भी, और लोगों को पुश भी किया था कि अब तो वॉर हो गया है, लड़ाई हो रही है, तो उनको कहीं और जाने के लिए भेज दिया, एंड दे मूव, पीपल वर डिस्प्लेस्ड एज रिफ्यूजीज। People were displaced as refugees. एंड वो जब अगर दूसरी जगह गए, दूसरी किसी भी उसमें गए, तो वो क्या, उनका क्या लेबल था उनके ऊपर कि वो एक रेफ्यूजी हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो अबैंडन किए गए हैं और वो आए हैं श्रीलंका से। ये सी है, ये कैसे होता है, सिर्फ डिस्प्लेस्ड एंड दे वर नोन एज रिफ्यूजीज। डिस्प्लेस्ड, आई विल राइट अगेन, थोड़ा हैंड राइटिंग में भी इशू हो जाता है समझने में, तो एंड उनके ऊपर क्या लेबल था, रेफ्यूजीज का। ठीक है, अब ये है हमने समझा पूरा श्रीलंका का। अब श्रीलंका का हमने एथनिक कॉम्पोजिशन समझा। अगर हम
बेल्जियम का देखें, कितना पॉजिटिव सा और कितना अच्छे से मैनेज किया हुआ उन्होंने, इतना पॉजिटिव सा लगता है कि वाह, बहुत इतनी डिसिमिलैरिटीज होने के बाद भी उन्होंने कितना अच्छा मैनेज किया और हर चीज का बारे में सोचा, पावर शेयरिंग भी बहुत अच्छी की, प्लस कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, और कम्युनिटी गवर्नमेंट हर एक लैंग्वेज के लिए बनाई उन्होंने, ठीक है, जर्मन के लिए अलग बनाई, प्लस उन्होंने फ्रेंच के लिए अलग बनाई, डच स्पीकिंग पीपल के लिए अलग बनाई। और अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं, कितनी यहाँ पे एंड में तो इट लेड टू अ सिविल वॉर, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, तो बहुत ज्यादा ना नेगेटिव सा फीलिंग आता है अगर हम श्रीलंका का देखते हैं। सो इट ऑफ कोर्स अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं तो श्रीलंका का एग्जाम्पल इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इन्होंने मेजॉरिटी को ज्यादा एक हाइप दे दी कि मेजॉरिटी जो है वो ही महान है, और माइनॉरिटी का कुछ नहीं देखा। तो इसमें क्या हुआ, पूरी जो कंट्री है उसकी यूनिटी तो अंडरमाइन होगी, यूनिटी तो बिल्कुल भी दिखी नहीं कहीं पर भी। जब यूनिटी नहीं दिखी उसके बाद वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो लड़ाइयां हुई, उसके बाद क्या हुआ, इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, एंड दैट टू वायलेंट सिविल वॉर, बहुत ज्यादा वायलेंस भी था। लेकिन ऑन द अदर हैंड बेल्जियम का देखें तो वहां तो कोई वॉर नहीं हुआ, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। क्यों मैनेज किया गया था? कमेंट में लिखो, इसलिए मैनेज किया गया था, बताओ अपना रीजन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इतना तो समझ आ गया होगा बिकॉज वहां पे पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से हुई थी, राइट? ऑलराइट, नाउ व्हेन वी कम टू अगेन थोड़ा थ्योरी भी कर लेते हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी आर डूइंग दिस डिफरेंस ऑफ, अब हम ये देखेंगे ये दोनों बेल्जियम और श्रीलंका दोनों क्या थी, डेमोक्रेसी थी, है ना, दोनों में डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है। पर डेमोक्रेसी के अलावा यहाँ तक स्टार्टिंग में मैम ने कहा था डेमोक्रेसी इज लिंक्ड टू पावर शेयरिंग, पर अगर हम सिर्फ बेल्जियम का देखें, बेल्जियम के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि पावर शेयरिंग अच्छे से हुई है। ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका में मेजॉरिटी देखी गई थी, राइट? बेल्जियम के अंदर पूरी पावर शेयरिंग हुई है, और श्रीलंका के अंदर क्या शो करते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मेजॉरिटी को ही ज्यादा हाइप किया गया था। तो इस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, यूनिटी दिखी, और लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सारे लोगों की बातें भी अच्छे से मानी जा रही थी। एंड श्रीलंका के अंदर क्या था, वॉर भी हुआ, यूनिटी अंडरमाइन हो गई, यूनिटी कहीं से दिखी नहीं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अब डिफरेंस क्यों था? क्योंकि पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेसी का एक मेजर स्पिरिट है, जो मेजर एक कहते हैं ना कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोली जाती है पावर शेयरिंग को, तो वो ज्यादा अच्छे से बेल्जियम में दिखी, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। लेकिन श्रीलंका में नहीं दिखी, और बहुत ये कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इसलिए मैम बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से देश जो था, कंट्री जो चल नहीं पाई, ठीक है। नाउ लीडर्स, इसमें एक बार थ्योरी भी कर लेते हैं। लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री, अगर हम सिर्फ यूनिटी को देखें, यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटीज। अगर हम कम्युनिटीज की इंटरेस्ट और उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे तभी पूरा देश अच्छे से वर्क कर पाएगा, और तभी पूरे देश की जो यूनिटी है वो अच्छे से बन पाएगी, और पूरे देश की मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से मैनेज भी हो पाएगा, और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, उसमें रहना भी अच्छा लगेगा, जहां पे कोई लड़ाई नहीं है, जहां पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ऑफ कोर्स हम भी उसी देश में रहना पसंद करेंगे, राइट? तो सेम चीज। अब आते हैं हम श्रीलंका पे। श्रीलंका में क्या शो किया? इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over others, it can undermine the unity। यहाँ पे यूनिटी हो जाएगी अंडरमाइन, यहाँ पे अच्छे से आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि इस कंट्री में यूनिटी नहीं है। यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होंगी, यहाँ पे स्ट्रगल्स भी रहेंगे, थोड़ा सिविल वॉर भी हो जाएगा, लोग भी मर जाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, राइट? तो इसलिए ताने मैम ने इसको नेगेटिव बोला और इसको पॉजिटिव बोला, बिकॉज यहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से हुई है और यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई है, और यहाँ है तो दोनों डेमोक्रेसी, ठीक है, पर यहाँ पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट को ज्यादा दिखाया। अब इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है दैट पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी स्पिरिट है, और मतलब कैसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी के क्रक्स है कि अगर डेमोक्रेसी है तो मतलब पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी का इफेक्ट अच्छा आएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी किसके लिए होती है? हम लोग लीडर्स को चूज करते हैं, और अगर वही लीडर्स अगर अपनी पावर शेयर करेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिट होगा, हमारे इंटरेस्ट फीलिंग्स का ही ध्यान रखा जाएगा। सो ऑलमोस्ट
ट्रस्ट मी योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बट तब भी मैम एक बार आपका एक और लेक्चर लेंगे इसी चैप्टर का, जस्ट टू इंश्योर कि आपको पावर शेयरिंग एज अ थ्योरी, मोटा मोटा हमें लेवल पे तो समझ आ गया है, बट थोड़ा सा थ्योरी, बिकॉज पेपर में तो थ्योरी लिखनी है ना, तो वो समझ आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रही है चीजें, बिकॉज मैंने कॉमेंट्स पढ़े आप सबके, मुझे ऐसा लगता है कि वाओ यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन, मतलब आपका जो मैंने एग्जाम्पल सब बच्चों के देख रही थी, जो बच्चे एग्जाम्पल्स भी दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो इवन आई फील कि आपको समझ तो आती है चीजें, बट उसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू राइट। तो नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें तान्या मैम के साथ हम दोनों, मतलब आप भी और मैं भी, हम मिल के लिखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड मेजर, और पावर शेयरिंग की फॉर्म्स भी देखेंगे और पावर शेयरिंग को एक और बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में करेंगे फिर वही होगा ना कि करते रहेंगे एकदम काम माइंड ना, फिर डीप ब्रेथ इन डीप ब्रेथ आउट, काम डाउन कैसे होगा, एक ही बारी में सब पढ़ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा नाउ व्हाट आर वी डूइंग, वी आर रिवाइजिंग क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम योर एक्सरसाइज, मतलब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे, बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिलेटेड टू यही है जो आज मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट कराया है, जो आज के लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दैट लेक्चर ओनली, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। लेट्स रिवाइज नाउ, व्हाट यू हैव टू रिवाइज हियर इज, All right, identify those which are in favor of power sharing. हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, अब हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है ABCDEFG स्टेटमेंट से, इसमें पावर शेयरिंग को कहाँ पे सही दिखाया गया है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ये बोलता है कि पावर शेयरिंग reduces conflicts among different communities. ऑफ कोर्स पावर शेयरिंग क्या करती है, अगर हम एक रूलर अपना पावर को शेयर कर रहा है या एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर कर रही है, ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होगी, सबका ध्यान रखा जाएगा, पब्लिक की भी ध्यान रखी जाएगी। सो दिस इज राइट, दिस one is right. Of course, power sharing reduces conflicts among different communities. Let's underline this also ताकि आपको highlighted लगे कि this is right. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी पे, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है, आर्बिट्रेरीनेस होता है जहां पे एक गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि एक पार्ट ही रूल कर रहा है, बहुत मतलब जैसे कि यूनिलैटरल जिसे गवर्नमेंट कह देते हैं। ऑफ कोर्स यूनिलैटरल हमें नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसमें क्या होता है बर्डन आ जाता है फिर एक पे, और बहुत सारा जो लोगों की यूनिटी होती है थोड़ी सी अंडरमाइन हो जाती है, राइट। तो क्या पावर शेयरिंग डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही, पावर शेयरिंग सच में डिक्रीज करता है आर्बिट्रेरीनेस, तो ये वाली स्टेटमेंट भी इज राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट इज डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या पावर शेयरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले कर देगा? जब पावर शेयर ही हो रही है अमंग्स डिफरेंट पीपल, तो डिसीजन ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छे से बन पाएंगे या डिसीजंस ले पाएंगे लोग, क्योंकि वो पावर शेयर होगी, बहुत सारे रूलर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तो उसके अंदर हम शेयर कर पाएंगे। तो दिस is according to me and according to you also should be wrong related to power sharing. Next, power sharing accommodates diversity. Diversity का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, be it their religion, be it their caste, be it their लैंग्वेज, बी इट देयर सोशल बैकग्राउंड, एनीथिंग। डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे लोग एकत्रित एक जगह हो रहे हैं। तो क्या पावर शेयरिंग के अंदर डाइवर्सिटी हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। इट अकोमोडेट्स, वो उनके लिए अरेंज, जैसे हमने बेल्जियम का देखा था ना, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने डच स्पीकिंग लोगों को भी लिया, फ्रेंच को भी लिया, और साथ में जो छोटा सा हमने पार्ट देखा था जर्मन स्पीकिंग वाले लोगों को 1% था, उनको भी लिया। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिटी ना, तो उन्होंने ऑफ कोर्स उनको भी अकोमोडेट किया। So this is right. Now, power sharing increases instability and divisiveness. मतलब instability कोई stable नहीं है या divide हो रहा है, of course नहीं, increase नहीं करती हो बल्कि decrease करती है। So this is also wrong. Next, promotes people participation. Of course, अगर बहुत सारे
लोगों की इंटरेस्ट, बहुत सारे आपके लिए सोचो, बहुत सारे टीचर्स डाल दी गई हैं, मेंटर्स डाल दिए गए हैं आपके लिए, बहुत सारे टीचर्स लगा देगी आपके लिए, तो ऑफकोर्स आपको भी मन करेगा ना, हाँ मैं भी पढ़ाई करूँ और मैं भी मतलब इंटरेस्ट लूँ। तो इसमें क्या होता है, जब हम इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं हमारी पार्टिसिपेशन राइज हो जाती है। जैसे आप सब बच्चे उड़ान के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, तो दैट इज ऑल्सो योर पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन क्या हो जाती है, राइज। तो पावर शेयरिंग के अंदर यही होता है कि पीपल पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट। लास्ट, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री। बिल्कुल गलत है, बिकॉज नाम से ही गलत लग रहा है ना, अंडरमाइन थोड़ी करती है, बल्कि यूनिटी को यूनिटी बनाती है, हटाती थोड़ी है यूनिटी। पावर शेयरिंग के अंदर यूनिटी बनती है। बेल्जियम का एग्जांपल लेंगे, पॉजिटिव एग्जांपल, क्या हुआ था उसके अंदर, यूनिटी बड़ी थी, राइट। इक्वल रिप्रेजेंटेशन के है डच पीपल की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसकी थी, फ्रेंच पीपल की, तो उससे क्या हुआ, इक्वलिटी बढ़ी, राइज हुई। सो यूनिटी अंडरमाइन नहीं करती, पावर शेयरिंग बढ़ाती है, राइज करती है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, सो मैम इज गिविंग यू अ स्टार, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसिडर क्वेश्चन 2, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर बुक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हमने बेल्जियम श्रीलंका नहीं किया, बट फिर भी हमने बेल्जियम और श्रीलंका को बाद में समझा, पहले हमने पावर शेयरिंग को समझा, ठीक है। तो उस वे में अब हमें पता है कि बेल्जियम श्रीलंका क्या है, हमें ये भी पता है कि पावर शेयरिंग क्या है ना। अब हमें तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं अच्छे से, अब हम ये आंसर कर सकते हैं अच्छे से। चलिए समझते हैं हम पावर शेयरिंग। ध्यान में किसको रखना है, बेल्जियम को थोड़ा सा पॉजिटिव वाला है और श्रीलंका थोड़ा सा नेगेटिव वाला है, जहाँ पे थोड़ा सा ना सिविल वॉर हो गया था, है ना, तो ऐसे याद रखेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज A. In Belgium, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the minority French-speaking government. ऐसा हुआ था? आप बताओ मुझे, ऐसा हुआ था कि डच स्पीकिंग पीपल ने एकदम अपना मेजॉरिटी दिखाई फ्रेंच पे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उनका अरेंजमेंट इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव था कि वहां पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मिनिस्टर्स को भी दिया गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिया गया। उनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स अमेंड हुआ था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। सो दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर हम बेल्जियम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें पावर शेयरिंग का, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उन्होंने नहीं किया था ऐसा, कोई मेजॉरिटी नहीं थी वहां पे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। नेक्स्ट, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट sought to ensure the dominance of Sinhala speaking majority. Yes, this is right. तो श्रीलंका के अंदर जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट थी, उन्होंने डोमिनेंस दिखाई थी सिन्हला स्पीकिंग मेजॉरिटी की। सिन्हला स्पीकिंग मेजॉरिटी की ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंस थी, किसके ऊपर, तमिल्स के ऊपर, श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। अगर हम पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल देखते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट, द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर sharing to protect their culture, language, equality of opportunity in education and jobs. Of course, याद है जब मैम तमिल वाले एग्जाम्पल से, जब श्रीलंका का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो मैम ने ये बोला था कि जब सिन्हला मतलब इतना डोमिनेट हो गया था कि नहीं तुम्हारे राइट्स को हम नहीं देखेंगे, तो तमिल्स को अंदर से चाह थी ना कि अब हमारे, जब सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था, तो तमिल्स को था कि हमारा क्या, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पे, ना हमारी लैंग्वेज अपनी है, ना हमें जॉब्स अच्छी मिलती है, ना हमारे कल्चर को प्रिजर्व किया गया, ना हमारी क्या कहते हैं, हमारा कोई से है हर एक चीज में। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ था, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इन्होंने फेडरल अरेंजमेंट मांगा था। फेडरल अरेंजमेंट मतलब इन्होंने मांगा था कि यहाँ पे पावर शेयर हो और जहाँ पे ये अपने अपने इंटरेस्ट को आगे रख सके और इनके इंटरेस्ट आगे प्रिजर्व हो सके, बट वो नहीं हुआ था ना, पर इन्होंने रखा जरूर था, अपनी इच्छा जरूर रखी थी। Next, the transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented possible division of country in linguistic lines. हाँ, तो ये बात है कि अब linguistic lines का मतलब लैंग्वेज, अगर हम बेल्जियम का एग्जाम्पल देखते हैं तो लैंग्वेज को लेके इशू था ना, फ्रेंच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज एंड छोटी सी जर्मन लैंग्वेज, तो इसको लेके इशू था। ऑफ कोर्स वो यूनिटरी गवर्नमेंट से कहाँ पे चेंज हो गई, इनटू अ फेडरल वन, मतलब वहाँ पे पावर शेयरिंग इतने अच्छे से हुई, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, उन्होंने अपनी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट में दिया, स्टेट गवर्नमेंट में एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई हुई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। तो हमने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया, तो हमें ये वाली बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक लग रही है, विच इज रिलेटेड टू बेल्जियम।
Perfectly fine. Very nice. Next is a fly high question. So fly high question is a question जिसमें तान्या मैम आपको समझा तो देंगी, but आंसर आपको करना है. You will write in the comment section. नीचे आप लिखोगे सबके आंसर्स, and trust me, in the next video I will, अगर मुझे आंसर सबके ठीक लगे, first 10 I will repeat the name of first 10 kids, जो चिल्ड्रन पहले वीडियो में अगर मैं देखूंगी तो जिन्होंने सही आंसर दिया होगा इस क्वेश्चन का. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्लाई हाई क्वेश्चन. व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस फ्लाई हाई क्वेश्चन वी विल फील रिलीव्ड कि हमारा आधा पोर्शन चैप्टर का हो गया है. एंड देन वी कैन ऑल्सो फ्लाई, वी कैन टेक आउट आवर इनविजिबल विंग्स. हम उड़ सकते हैं, है ना. जब हमें समझ आ जाएगा कि हमें चैप्टर समझ आ गया, बेल्जियम श्रीलंका भी समझ आ गया, पावर शेयरिंग भी आ गया, बस थोड़ा सा पार्ट रहता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे. थोड़ी थ्योरी अच्छे से मैम उसको लिखवाएंगी भी, हम सब साथ में बैठ के करेंगे, ठीक है. सो दिस इज अ फ्लाई हाई क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. मैं आपको समझा देती हूँ कैसे देना है. सो कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड आंसर द कोड्स गिवन बिलो. अब पावर शेयरिंग हमने थोड़ा बहुत समझा है, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा से ज्यादा ही, सारा ही समझ लिया. तो पावर शेयरिंग क्या है? ए, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. नेक्स्ट, बी, टू स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोली, सेकंड इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. तो ये दो हमने स्टेटमेंट्स हैं. क्या ये पावर शेयरिंग से बिलोंग करती है, नहीं करती, इसके लिए आपको एक कोड, आंसर कोड दिया गया है, ठीक है. अब हम कोड को भी देख लेते हैं कि आपको आंसर कैसे करना है. फर्स्ट इज ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है. इन दोनों में से हमें ये बताना है कौन सी सही है, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है. बी बोल रहा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू. नेक्स्ट बोल रहा है ट्रू का, ओके, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स एंड okay, and D is saying A is false but B is true. So what is happening here? यहाँ पे आपको ये आंसर आपको कैसे करना है, आपको आंसर ऐसे करना है. A B C D में A B C D आपका आंसर ऐसे होना चाहिए. मुझे पूरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको. यू हैव टू राइट ओनली A B C D. आपके अकॉर्डिंग ये टू स्टेटमेंट्स, ये जो टू स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है, फॉल्स है, एक सच है, दूसरी झूठ है, ये आपको बताना है. और कोड ये है, ठीक है. ABCD में आंसर देना है. एंड चिल्ड्रन विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द चैप्टर ऑन पावर शेयरिंग. हमने पावर शेयरिंग कंप्लीट कर लिया है. ऑफ कोर्स मुझे लग रहा होगा आप थोड़ा सा रिलीव्ड फील कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लाइट. तभी तो हमने फ्लाई हाई क्वेश्चन दिए जिससे आप थोड़ा सा और उड़ सको. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यूट्यूब कमेंट्स पे क्या होता है कि सारे डाउट्स को हम नहीं क्लियर कर पाते. सो there is a description below this video. There is a telegram group, so where you can ask me questions, queries हैं, doubts हैं. आप उस telegram app को download करें और वो जो group है उसको add करें and then you can ask me questions. जो भी आपको नहीं समझ आए इसमें या जो समझ आ गया, आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा और रिवाइज कर लो, so you can do it with me. All right, now I hope we have done almost 80% we have done of power sharing. In the next video of power sharing we'll be discussing the forms of power sharing. I hope you all must be feeling relieved. उसके बाद हम मिलेंगे next time. Also remember, तान्या मैम आपसे कब मिलेंगी? I'll be taking your 2 subjects, eco and political science. 3 lectures, 3 days at 3 PM. 3 lectures, 3 दिन, 3 बजे. 3 ये याद रखना है. Okay? चलो bye bye. See you next time. Bye children. पढ़ाई करते रहें. All the very best.